आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है 1970 के दशक के ओडिशा की। कॉलेज में होने वाली एक आम सी रैगिंग से शुरू हुई ये दास्तान एक ऐसे भयानक पैरानॉर्मल तजुर्बे में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी चेतावनी से करते हैं जिसे सुनकर दिल दहल जाए। ये बात एक ओझा ने कही थी और इसने शुरू में ही ये साफ कर दिया था कि मामला कितना संगीन है। सोचिए, एक आत्मा जिसे एक शरीर चाहिए। कहानी के बीच में हैं ये दो लड़कियां, आराधना और मीता, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। 1970 के भुवनेश्वर के कॉलेज में आराधना वो थी जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ी होती थी, और मीता वो थी जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था। उसे चुड़ैल कहकर बुलाते थे। तो बात है 1970s के दशक की। कॉलेज का माहौल आप जानते ही हैं, रैगिंग का जोर था, और इसी माहौल में आराधना की मुलाकात मीता से हुई, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया में कोई झांकना भी नहीं चाहता था। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। आराधना ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कुछ लड़कियां मीता को बाथरूम में बंद करके उसे जलील कर रही थीं, उसे मजबूर कर रही थीं कि वो खुद को काली चुड़ैल कहे। ये देखकर आराधना से रहा नहीं गया और उसने ठान लिया कि वो मीता की मदद जरूर करेगी। अब देखिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। आराधना खुद भी एक मुश्किल में थी। वो अपनी रूममेट्स के बर्ताव से तंग आ चुकी थी और किसी भी हाल में वहां से निकलना चाहती थी। तो जब उसे पता चला कि मीता एक बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रहते हैं, तो उससे लगा कि उसके मुश्किल का हल मिल गया। लेकिन क्या ये इतना आसान था? कई सारे रेड फ्लैग्स थे, कई चेतावनी भरे संकेत थे। तो सवाल यह है कि वो कौन से इशारे थे जिन्हें आराधना ने देखा पर शायद समझा नहीं। अब जो बातें सामने आने लगीं वो सच में बहुत अजीब थीं। जिन दो लड़कियों ने मीता को सबसे ज्यादा तंग किया था, उनमें से एक को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ और दूसरी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों के बीच ये अफवाहें उड़ने लगी कि मीता काला जादू करती है। यहां तक कि मीता की नौकरानी ने भी बताया कि उसे हर शुक्रवार को घर से दूर भेज दिया जाता है, और जब वो शनिवार को लौटती तो उसे कमरे के बाहर अजीब सी राख और एक सड़ी हुई बदबू मिलती थी। और सबसे अजीब बात, उस घर में सरसों के बीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होते थे। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं थीं। आराधना की सबसे अच्छी दोस्त निरुपमा ने उसे साफ साफ चेताया था। उसने कहा, मुझे उससे बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, प्लीज उससे दूर रहो। ये एक सीधी चेतावनी थी। पर आराधना ने सब कुछ अनसुना कर दिया और वो मीता के साथ रहने चली गई। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू हुई। एक दिन जब आराधना गलती से मीता के कमरे में घुस गई तो मीता गुस्से से पागल हो गई, और उसने जो कहा वो और भी डरावना था। उसने कहा, ये हमारा कमरा है। हमारा? वहां तो सिर्फ मीता थी, तो फिर ये हम कौन था? और इसी हमारा का राज एक शुक्रवार की रात को खुलने वाला था। उस रात जो हुआ वो आराधना की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। आधी रात करीब 1:30 बजे आराधना की आंख खुलती है, पर वो हिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका गला घोट रही है, उसे बिस्तर में दबा रही है। ये एक ऐसा डर था जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। किसी तरह जब उसके शरीर में जान आई तो वो हिम्मत करके मीता के कमरे की तरफ गई। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसने कीहोल से अंदर झांका तो देखा कि कमरे में एक हवन कुंड से धुआं उठ रहा था, और अंदर मीता जमीन पर बैठी थी। वो अजीब से मंत्र बुदबुदा रही थी और मुट्ठी भर भर के सरसों के बीज उस आग में डाल रही थी। नौकरानी की बात सच साबित हो रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। हवन कुंड के दूसरी तरफ जमीन पर कोई और भी था, एक लड़की जो बेसुध पड़ी थी, और वो लड़की हूबहू मीता जैसी दिख रही थी। ये कैसे हो सकता था? इससे पहले कि आराधना कुछ समझ पाती, मंत्र पढ़ रही मीता की शक्ल बदलने लगी। वो एक काले धुएं जैसे साये में तब्दील हो गई, और वो साया जमीन पर पड़े उस बेजान शरीर के ऊपर झुका और उसे सिर से पैर तक सूंघने लगा। ये मंजर देखते ही आराधना की चीख निकल गई और वो बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी। उस रात के बाद आराधना पहले जैसी नहीं रही। वो सिर्फ डरी हुई नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों पर उस खौफ का गहरा असर हुआ। अगले दिन जब वो कॉलेज गई तो वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। हालत इतनी खराब थी कि उसे सीधा अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। और यहां बात और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है।
टेस्ट में पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल इतना इतना कम हो गया था कि एक डॉक्टर ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे इसके शरीर में खून ही नहीं बचा हो। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया तो परिवार ने दूसरा रास्ता अपनाया। एक ओझा को बुलाया गया और पूजा पाठ के बाद आराधना को खुद ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से कोई बहुत भारी बोझ, कोई वजन उतर गया हो। उसकी हालत में तुरंत सुधार आने लगा। लेकिन मीता का क्या हुआ? उस रात असल में क्या हुआ था? इसका जवाब आराधना को कई सालों बाद मिला, और ये सच्चाई उस रात के खौफ से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। तो अब जरा मीता की कहानी सुनिए। मीता कोई शैतान नहीं थी, वो खुद एक शिकार थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसके ही कुछ रिश्तेदारों ने उसके साथ एक ऐसी हैवानियत की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। परिवार ने इज्जत के लिए बात दबा दी। इस सदमे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। आश्रम में उसे सिर्फ एक सहारा मिला, एक दोस्त, कविता। लेकिन मलेरिया ने कविता को भी उससे छीन लिया। मीता इस सच को कभी मान ही नहीं पाई। वो ये मानने लगी कि कविता की आत्मा अब भी उसके साथ है, और उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद बन गया, कविता के लिए एक नया शरीर ढूंढना। तो अब आप समझ रहे हैं, सारी पहेलियां अब जुड़ रही हैं। मीता का जो ट्रॉमा था, जो गहरा सदमा था, उसने उसकी आत्मा को इतना कमजोर कर दिया था कि वो एक जरिया बन गई, एक ऐसी शक्ति के लिए जरिया जिसे वो अपनी दोस्त कविता मानती थी। तो असल में ये सब काला जादू नहीं था, ये था स्पिरिचुअल पोजेशन। एक ऐसी बेताब आत्मा जो शायद कविता की ही थी। वो फिर से जीना चाहती थी, उसे एक शरीर चाहिए था, और मीता के करीब आने वाली आराधना उसका सबसे आसान निशाना बन गई। मीता का घर एक जाल की तरह था और आराधना अनजाने में उसमें फंस गई थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी में असली मॉन्स्टर कौन है? क्या वो बेताब आत्मा जो जीना चाहती थी, या वो लोग जिन्होंने मीता को इतना बड़ा सदमा दिया, या फिर वो ट्रॉमा खुद ही असली राक्षस है जो ऐसे अनजाने दरवाजे खोल देता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती?